Hello everyone, this is Ajay and I welcome to all of you on the platform of Virtupedia। बेटा आज हम करने जा रहे हैं टीसीएस के 25 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखेंगे एरर डिटेक्शन, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, कुछ प्रीपोजिशंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और यूनिक यूजेस देखेंगे, पैराजंबल क्वेश्चंस देखेंगे और इनके माध्यम से हमें पता चलेगा, वी विल गेट टू नो कि यार वाकई में इंग्लिश उतनी कठिन नहीं है जितना हम समझते हैं। बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझकर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए विदाउट टेकिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। सो our first question is some part of the sentence below may contain an error कि भाई कुछ पार्ट्स में एरर है। आइडेंटिफाई द पार्ट, तो उस पार्ट्स को पहचानना है। इफ देयर इज नो एरर, अगर कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, चूज नो एरर, तो फिर नो एरर को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन है बेटा कि द न्यू कंप्यूटेशन एल्गोरिथम कंबाइंस स्कोर्स विथ मल्टीपल मेजर्स ऑफ क्वांटिटेटिव असेसमेंट। देखिए ये कंपिटिटिव क्या है भाई, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये कंपिटिटिव ना बेटा, इसका मतलब होता है गणना, है ना। ये एक नाउन है। एल्गोरिदम भी क्या है, ये भी एक नाउन है। और आपको एक नियम याद रखना पड़ेगा कि दो नाउन एक साथ अगर आ जाए तो गलत होता है। तो यहां पर बेटा कंप्यूटेशन ये गलत हो जाएगा, यहां पर एक्चुअल में आना था कंप्यूटिंग। क्या आना था? कंप्यूटिंग की गणना करने वाले। तो दो नाउन एक साथ नहीं आना था। अब देखिए अपन एरर कैसे देखेंगे। तो ये आ गया द न्यू कंप्यूटेशन एल्गोरिदम कंबाइंस। तो ये हो गया हमारा इसका ऑप्शन कि भैया एरर मिल गया अपने को। इसका फर्स्ट पार्ट में एरर है। ओके। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बात को समझिए कि किसी भी नाउन के पहले क्या आ सकता है। किसी भी नाउन के पहले अगर आएगा तो क्या आएगा बेटा, वो एडजेक्टिव आएगा। दो नाउन नहीं आ सकता, है ना। यानी अगर नाउन है और इसके नाउन के साथ अगर नाउन है तो वो हमेशा एरर कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में कि एरर कैसे बनी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब एक खालिस्तान में एक जो सही ऑप्शन है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से हमें चयन करना है। देखिए कह रहे कि चिल्ड्रन वर क्वाइट सैड, कि बच्चे जो है बहुत ज्यादा दुखी थे। क्यों? व्हेन, जब उन्होंने देखा, क्या? दे डिड नॉट सी, कि जब उन्होंने देख ही नहीं पाए, उन्होंने नहीं देखा कि बटरफ्लाइज यानी पक्षियों को, फ्लीटिंग यानी उड़ते हुए, और ब्लैंक देकर दिया है द फ्लावर्स। अब हमें क्या लग रहा है कि फ्लावर्स अगर प्लूरल होंगे तो हम फट से क्या लगाते हैं, एमंग पर ध्यान जाएगा हमारा, है ना, कि एमंग आना चाहिए, फिर या फिर बिटवीन पर जाएगा। परंतु बेटा ये दोनों गलत होंगे और ये विद तो हो ही नहीं सकता। ये इसमें ना इन आएगा। अब ये इन बोले सर कैसे आएगा? ये अगर ये फ्लावर है, मान लो कि ये फ्लावर है, तो ये फ्लावर के अंदर थोड़ी ना उड़ेंगे वो, है ना। बटरफ्लाइज जो है वो फ्लावर के अंदर तो नहीं उड़ेंगे, फिर इन कैसे आएगा? चलो इसी को समझते हैं। देखिए इस इन का मतलब यहां पर निकल क्या रहा है, इसका मतलब निकल रहा है कि फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर उड़कर जाने वाली बात आ रही है। तो देखिए फ्लावर है, ये भी एक फ्लावर है, ये भी एक फ्लावर है ना, ये फ्लावर्स है। तो ये क्या कर रही है, बटरफ्लाई जो है, अब ऐसा अपन बना लेते कि ये बटरफ्लाई है समझने के लिए, कि बटरफ्लाई यहाँ उड़ रही, यहाँ उड़ रही, कभी उड़कर इधर जा रही, कभी उड़कर कहीं और जा रही है। तो कहने का मतलब क्या, ये फूलों के बीच में ही घूम रही है। परंतु ये एमंग नहीं है, ये बिटवीन नहीं है। एमंग और बिटवीन तो कब होता है कि जैसे ये कोई स्थिति है और इसके बीच में है तो ये हो गया बिटवीन, या दो से ज्यादा है और उसके बीच में है तो ये हो गया एमंग। परंतु यहाँ बीच में नहीं है ना, ये तो इधर कभी जा रही है कभी इधर जा रही है, कोई स्थायी स्थिति नहीं है उसकी, है ना, कहीं पर भी उड़कर जाना। मतलब जब ऐसी कंडीशन आए कि फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, तो इस कंडीशन में बेटा हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इनका यूज करेंगे। मेरा ख्याल आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर, ए। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है सेलेक्शन द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब कह रहे कि ऑप्शन को चयन करना जो सबसे ज्यादा सही हो। अब कह रहे कि वी हैव फाउंड दैट, हमने ये पता लगाया क्या भाई, कि बिटवीन विनय एंड आकृति, और विनय और आकृति के बीच में विनय मैक्स एरर्स इन हर वर्क, वो अपने काम में जो विनय है वो एरर करता है। तो अब बताओ लार्जेस्ट, अब एरर जो है वो गलती है, उसका साइज नहीं होता ना बेटा, वो तो गलती होती है। लार्ज हम कब दर्शाते हैं, लार्ज दर्शाते हैं हम किसी भी चीज के साइज में बड़ा बड़ा बताने के लिए। ओके। स्मॉलेस्ट, भाई स्मॉल ये भी क्या है, स्मॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री। अगर सुपरलेटिव डिग्री हम यहां लगाते बेटा तो द होना था, यानी इसके पहले द होना था। लार्जेस्ट आ नहीं सकता, स्मॉलेस्ट आ नहीं सकता, शॉर्टेस्ट ये भी सुपरलेटिव डिग्री, ये आ नहीं सकता। अब देखिए एरर्स, एरर्स क्या है बेटा, ये काउंटेबल नाउन है। ये कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन, है ना। और काउंटेबल नाउन के साथ आपको
पता होगा क्या आता है, या ए फ्यू आता है ना, ये फ्यू भी आता है। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें आती है, परंतु यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से क्या है, फ्यू। अगर द होता तो हम शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट के बारे में सोचते, परंतु यहाँ द लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा, हमारा फीवर आएगा। तो बताइए, काउंटेबल नाउन के साथ फीवर लगेगा। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, फीवर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है बेटा कि वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन इन एरर, कि भाई इसमें भी एरर फाइंडिंग करना है, आइडेंटिफाई द एरर। अगर नहीं है तो और चूज नो एरर, तो फिर नो एरर को चेंज कर लो। कह रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स के, देखिए ध्यान समझिएगा, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डिसाइडेड टू हेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस टू कंप्लेन फॉर द न्यू टीचर्स मिसकंडक्ट। अब इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। देखिए कह रहा है, ये जो पहले तो अपन समझते हैं, पहले देखिए हेड टू का मतलब क्या होता है, इस हेड का मतलब होता है को जाना, है ना, उस तरफ जाना किसी और, है ना। टू हेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, यहाँ तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास डिसाइडेड, भाई ऑल है, इसके बाद प्लूरल नाउन है, उसके बीच में द लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, ये भी सही है हमारा सेंटेंस। टू कंप्लेन फॉर द, अब ये कंप्लेन वाली चीज को समझते हैं। ये जो कंप्लेन शब्द होता है ना बेटा, ध्यान समझेंगे, ये जो कंप्लेन होता है ना, इसमें दो चीजें लगती है। क्या क्या लगती है उस बात को समझेंगे पहले। एक लगता है अगेंस्ट, क्या लगता है, एक लगता है अगेंस्ट, और एक लगता है बेटा इसके इसमें अबाउट। ओके, क्या लगता है, एक तो अगेंस्ट लगता है, या फिर एक लगता है अबाउट। अब एक अगेंस्ट कब लगता है और अबाउट कब लगता है, इसको समझते हैं। अगेंस्ट लगता है जब किसी पर्सन के खिलाफ हम डायरेक्ट बात करते हैं, किसके खिलाफ, पर्सन के खिलाफ, मतलब समवन। जब हम डायरेक्ट किसी व्यक्ति की शिकायत कर रहे होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, अगेंस्ट। लेकिन अबाउट कब लगाता है, जब समथिंग की हम बात करते हैं, किसी चीज की बात करते हैं। अब यहाँ कंप्लेंट किस चीज की हो रही है, इस बात को समझेंगे। यहाँ कंप्लेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट फॉर द न्यू टीचर्स मिसकंडक्ट। टीचर की कंप्लेंट नहीं कर रहे, टीचर के गलत व्यवहार की हम कंप्लेन कर रहे हैं, है ना, व्यवहार की कंप्लेन कर रहे हैं ना, व्यक्ति की थोड़ी ना कंप्लेन कर रहे हैं, उसके द्वारा किए गए किसी काम की, यानी ये आ गया हमारा समथिंग में। तो जब भी कंप्लेंट के साथ अगेंस्ट आएगा तो किसी पर्सन यानी समवन की कंप्लेन करेगा, और जब भी अबाउट आएगा तो वो किसी समथिंग की कंप्लेन करेगा। पर फॉर का तो कोई यूज ही नहीं है, फॉर का तो कोई यूज ही नहीं है ही नहीं। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में होना क्या था, यहाँ पर होना था अबाउट। अगर अबाउट होता तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाता। तो इसमें एरर कहाँ मिली बेटा, सी पार्ट्स में। यहाँ पर फॉर की जगह हम अबाउट लगा दे तो क्वेश्चन सही हो जाता। बोलिए समझ में आया, एरर पता चल गया आपको क्या है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं कि सेलिंग इज फन, भाई नाव चलाना जो है बहुत मजेदार काम है, बट इट टेक्स वर्क एंड मसल्स टू कीप द सेल बोट मूविंग। परंतु जो बोट को हम मूव करते हैं उसको चलाते रहने के लिए काम करना पड़ता है, और हमारी मसल्स की जरूरत पड़ती है, वो भी लगातार सेल बोट को चलाने के लिए। वन विल हैव टू कंस्टेंटली, मतलब किसी को लगातार करते रहना पड़ता है। अब क्या करते रहना पड़ता है बाद में समझते हैं, पहले देखते हैं कि द वेदर एंड एडजस्ट द सेल टू टर्न द बोट इन द रिक्वायर्ड डायरेक्शन। भाई जिस दिशा में हमें उसको लेकर जाना है उसके लिए हमें कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है, वेदर को। तो ये पहले ऑप्शन के लिए हमारे देखिए नंबर एक यहाँ पे दिया, नंबर एक के लिए क्या दिया, सर्च दिया है, स्क्रूटनाइज दिया है, चेक दिया और स्कैन दिया है। अब इस बात को आप समझिए, क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। देखिए सर्च मतलब खोजना, भाई वेदर को खोजा नहीं जाता है, वेदर को कोई खोज नहीं जाता है क्या, भाई कैसा मौसम कहां पर है जाकर थोड़ी ना देखता है। स्क्रूटनाइज मतलब ये अवलोकन करना, नहीं, एक प्रकार से इसको देखा जाए तो ताकना, जांचना, परखना। तो वहां पर हम जांचेंगे परखेंगे कैसे, या स्कैन, कोई स्कैन करना भी लगभग मुश्किल काम है। एक्चुअल में मौसम को ना चेक किया जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन, यहाँ पर क्या आएगा, चेक। ओके, दूसरा है कि इट आल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ, ये बहुत ज्यादा लेता है, क्या भाई उस तरफ लेता है तो क्या लेगा, ये आपके अटेम्प्ट लेगा, क्या आपका एफर्ट लेगा, स्ट्राइव लेगा कि एंडेवर लेगा। तो देखिए एंडेवर का मतलब क्या होता है, ये प्रयास होता है, ये क्या होता है, प्रयास। और स्ट्राइव का मतलब होता है अथक प्रयास, बहुत ही ज्यादा प्रयास करना, अथक प्रयास, है ना। और उसके बाद में अटेम्प्ट, ये भी कोशिश ही कहलाती है, लेकिन एक्चुअल में ये लेता क्या है, ये आपके प्रयास तो लेता है, ये एफर्ट यानी भी प्रयास होता है, एफर्ट यानी भी प्रयास होता है। तो यहां पर ना बेटा एफर्ट आएगा, क्योंकि ए लॉट ऑफ है ना, तो यहां पर क्या आएगा, एफर्ट आएगा। तो ये हो जाएगा यहां पर एफर्ट। to raise the mast and sails before you start enjoying the freedom of exploring new places in your sailboat। तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना, प्रयास करने पड़ेंगे, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, शारीरिक दम लगाकर किसी काम को करना, दैट इज कॉल्ड एफर्ट, अपने प्रयास लगाने पड़ेंगे, है ना। तो अब देखिए सबसे पहले में क्या आ रहा है, चेक। चेक मतलब बी आना, सॉरी सी आना चाहिए। और फिर दूसरे में क्या आ रहा है, दूसरे में आ रहा है एफर्ट। एफर्ट मतलब क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। यानी हमारा जो सी और बी वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। तो देखिए कौन सा है इसमें, देखिए सी ऑप्शन, ये हमारा सही हो गया। इसमें पहले में सी आएगा और दूसरे में
बी आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि मिसेस दिग्गल वांटेड हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों के लिए चाहती थी कि वो बने टू बी क्या, हार्ड वर्किंग बने, सिंसियर बने एंड पंक्चुअल बने। अब देखिए मिसेस दिग्गल वांटेड, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हर लगा हुआ है, पोजीशन भी सही लगा हुआ है चिल्ड्रन के साथ, हर चिल्ड्रन, क्योंकि ये क्या है भाई, ये फेमिनिन है और फेमिनिन के लिए क्या आता है हर, यहां तक भी सही है। टू बी यहां तक भी सही है। देखिए हार्ड वर्किंग क्या है, ये एडजेक्टिव है बेटा। ये सिंसियर क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। और पंक्चुअल क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। अब देखिए तीनों एडजेक्टिव है, मतलब ये तीनों भी कंडीशन सही है, मतलब हमारे पास कोई गलती है नहीं। मतलब इसमें क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इसमें भी हो जाएगा नो एरर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ही हैड बीन मैरिड विद अ डॉक्टर फॉर 5 years। भाई उसको 5 साल हो गए, उसने एक डॉक्टर से शादी कर ली है ना। अब ये क्वेश्चन है बेटा हमेशा बच्चों के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला होता है कि सर यहाँ विथ लगेगा कि टू लगेगा या कुछ नहीं लगेगा, कभी नहीं भी लगता है। पहले हम इसको समझते हैं। ये जो मैरिड होता है ना बेटा, जब सिर्फ मेरी हो, क्या हो, मेरी, और ये किसकी तरह यूज किया जा रहा हो, वर्ब की तरह, तो फिर यहाँ ऑब्जेक्ट जो भी होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट जो भी होगा इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, नो प्रीपोजिशन यूज्ड, है ना, कोई भी प्रीपोजिशन आप यूज नहीं करेंगे। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं कि ही मैरिड, किससे ले ले, इसकी शादी हम रीना से करवा देते हैं। तो देखिए मैरिड रीना, उसने रीना से शादी की, तो यहां पर देखिए कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम इसको ऐसा भी कर देते कि ही हैज मैरिड, कर चुका है भाई वो, है ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आपको समझ में आ गया होगा रीना। तो ये मेन वर्ब है ना बेटा, ये क्या है हमारी, ये मेन वर्ब है। जब भी ये मेन वर्ब होगी, यानी मेरी जब भी मेन वर्ब होगा, फिर चाहे वो मेरी हो, मेरी हो, या फिर मैरिड हो, ये इशू नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, आपको कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। पर हाँ, लेकिन जब भी ये जो मैरिड शब्द है ना बेटा, ये पेसिव वाइज में हो या फिर एडजेक्टिव बनकर आए। जैसे अगर मैं इसका पेसिव वाइज बनाता हूं तो कैसे बनेगा, पहले वाले का देखिए, पहले वाले का बनेगा कि रीना मैरिड, ओके, रीना मैरिड, सॉरी 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 सॉरी, ये अपन इसको, मैं पहले इसको हटा देता हूँ, है ना, इतना तो समझ में आ गया होगा ना, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ओके चलिए अब समझते हैं, है ना। जैसे एक सेंटेंस है, ध्यान से समझेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। जैसे मैंने कहा भाई राम मैरीज सीता, राम जो है वो सीता से शादी करता है, हालांकि ऐसा नहीं है, वो थर्ड फॉर्म ही आना चाहिए, पर हम समझने के लिए कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म ही आना था, मैरिड सीता, है ना। तो सीता वाज, सॉरी, मैं इसको अपन मैरिड कर लेते हैं ना, सेंटेंस ही थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है ना। मैरीज मतलब क्या, मतलब करता है, मतलब क्या बार बार करता है क्या, है ना, एक ही बार ना, राम मैरिड सीता। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, सीता वाज मैरिड, सीता वाज मैरिड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाई राम लगाते हैं ना, तो ये यहाँ बाय नहीं लगेगा, जब मेरी होता तो क्या लगता है बेटा, यहाँ पर टू लगता है। बोलिए पहली चीज समझ में आ गई, तो ये बनेगा सीता वाज मैरिड टू राम। ओके, तो यहाँ मैरिड क्या है बेटा, जब भी इज एम आर वाज और वर, है ना, या कोई भी टू बी फॉर्म जो होता है, टू बी फॉर्म के बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, कोई भी मैरिड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो है, तो ये एडजेक्टिव बन जाता है बेटा, क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, है ना, उसकी अवस्था, उसकी कंडीशन बन जाती है। और जब भी एडजेक्टिव बनेगा तो इसके साथ क्या लगता है, टू, टू ही लगेगा, कुछ और लगेगा ही नहीं, है ना, टू ही लगेगा। अब देखिए अगर मैं यहां की बात करूं तो देखिए यहां पर भी बहुत सिंपल सी बात है, समझिएगा इसको। देखिए ये सेंटेंस है कि ही हैड बीन मैरिड विद अ डॉक्टर फॉर 5 years। देखिए ही हैड बीन, हैड के बाद बेटा बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये पास्ट में, पास्ट परफेक्ट का पेसिव वाइज है। अगर पेसिव वाइज देखें तो ये बी, टू बी वर्ब आ गई, टू बी वर्ब के बाद जो आएगा तो क्या कहलाएगा बेटा, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। और जब भी एडजेक्टिव होगा तो लगाएंगे क्या, हम विथ कभी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑलवेज यूज देयर टू, है ना। तो यहाँ पर टू होता तो सेंटेंस सही हो जाता। बेटा याद रखिएगा, कई बार हम, हमारे दिमाग में ऐसा होता है, बोले लड़का अगर लड़की से शादी करता है तो टू लगाते हैं, और लड़की लड़के से शादी करती है तो विद लगाते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कि सीता वाज मैरिड, समझिए ध्यान से समझिएगा, मैं पूरा टाइम ले रहा हूं, मैरिड राम, ओके। या मैंने इसको लिख दिया कि राम वाज मैरिड डेस लगा के सीता। अब कुछ लोग कहते हैं यार सीता जो है अगर राम से शादी की उसने, है ना, तो सीता है ना, जब लड़की किसी लड़के से शादी करती है तो बोले यहाँ पर टू लगा दो, राम यानी लड़का जब लड़की से शादी करता है तो यहाँ विथ लगा दो। ऐसा कोई नियम नहीं है भाई, ऐसा कोई नियम नहीं है ना। नियम क्या है कि जब भी ये एडजेक्टिव की तरह यूज करेगा तो आपको टू लगाना है, यहाँ पे भी क्या लगेगा, टू लगेगा, विद कभी नहीं आता।
मैरिड के बाद कभी भी विद नहीं आता, आता है सिर्फ टू आता है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा ले, इसको बिल्कुल मेक इट अ पॉइंट, है ना, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर ले आप। तो अब बताइए एरर तो अब आप बता देंगे, 4 5 years बिल्कुल सही है। ही हैड बीन मैरिड, ये भी सही है। नो एरर, तो नो एरर तो है उसमें, है ना, मतलब ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। क्या है, विद अ डॉक्टर। क्या आना था भाई यहाँ पर, टू ए डॉक्टर आना था, टू ए डॉक्टर। तो बताइए एरर मिल गई और हमें समझ में आ गया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा, तो द ऑप्शन विल बी डी, डी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। श्रेया विल कीप वर्किंग फॉर यू। भाई श्रेया जो है लगातार आपके लिए काम करते रहेगी। यू रिस्पेक्टफुल टुवार्ड्स हर, बस आपको क्या है, आपको उसके प्रति ना रिस्पेक्टफुल रहना पड़ेगा। अब देखिए बात ध्यान समझिए, फोर कब लगाते हैं बेटा, फोर तो तब लगाते हैं जब कोई कारण बताना हो, यानी कि रीजन बताना हो, है ना। वेन यू वांट टू पुट द रीजन देन यूज फोर, परंतु हम यहाँ रीजन नहीं बता रहे, कह रहे कि जब तक भाई आप उसका सम्मान करेंगे तो श्रेया आप वहां पर आपके लिए काम करते रहेगी, है ना। तो एज लॉन्ग ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना, तो ये तो फॉर भी नहीं आएगा, एज लॉन्ग भी नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं, एज लॉन्ग जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है। एज सुन एज, तो ये तो होगा, एक काम होगा उसके बाद दूसरा काम होगा, ऐसी बात आ रही है, तुरंत घटना घटने की। जैसे ही वो आए बच्चे खड़े हो गए, जैसे ही टीचर ने क्लास में एंट्री की बच्चे खड़े हो गए। एज सुन एज द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास, एंटर्ड द क्लास, द चिल्ड्रन स्टूड अप। लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति नहीं होनी कि आपने रिस्पेक्ट किया और उसने आपके लिए काम किया। यहां बात आ रही है कि जब तक, यहां पर क्या आएगा बेटा, ध्यान समझिएगा, एज लॉन्ग एज, कि जब तक आप उसे सम्मान देते रहेंगे वो काम करते रहेगी। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो एज लॉन्ग एज है ना बेटा, एज लॉन्ग एज, इसमें दो सेंटेंस हो गए, तो जो पहला इसके ठीक बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होता है, वो प्रेजेंट का होता है ना, प्रेजेंट टेंस होता है। और जो इसके ठीक बाद वाला सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो विल लेकर आएगा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इधर कौन सा सेंटेंस होगा, विल। तो देखिए प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर मतलब प्रेजेंट, और यहां पर क्या लग गया, विल फ्यूचर। ये भी रूल्स हमारे यहाँ काम कर गया, क्या आएगा बेटा, एज लॉन्ग एज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे कहा है कि वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन इन एरर, कि भाई किसी एक चीज में गलती है, कुछ एरर है, आइडेंटिफाई द एरर और चूज नो एरर। अगर गलती है तो ढूंढ लो और नहीं है तो फिर नो एरर लगा दो। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, द चिल्ड्रन आर क्विक टू ग्रास्प, इजंट इट, है ना, बच्चे जो है ना बहुत जल्दी किसी चीज को पकड़ लेते हैं। ये वाली बात कर रहे हैं कि किसी चीज को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, तो चिल्ड्रन। अब देखिए प्लूरल है, आर लगा है और क्विक लगा है और ग्रास्प लगा, और बात क्या आ रही है यहाँ पर, ध्यान समझिएगा, है ना। यहाँ बात आ रही है बेटा, ये क्या है, ये हमारा क्वेश्चन टैग है। ये क्या है, क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग आपको पता होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनता है। ओके, तो चलो ये अफर्मेटिव है, चिल्ड्रन आर क्विक टू क्रॉस, बिल्कुल, तो नेगेटिव बनाया है, बिल्कुल यहां तक के तो ठीक हुआ। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब इधर है और वही हेल्पिंग वर्ब इधर आनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, सब्जेक्ट कैसा है, यहां पर हमारा प्लूरल है, तो इधर भी सब्जेक्ट क्या आना था, प्लूरल आना था। तो यहां पर बनना था बेटा ये आरंट, और चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है तो दे, और फिर क्वेश्चन मार्क, आंट दे, है ना। तो यहां पर ये आंट दे आना था, ये इजंट इट गलत आ गया, तो नो एरर, एरर तो है भाई, इजंट इट, ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया, इजंट इट। ओके, द चिल्ड्रन, ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं, हमारी ये ऑप्शन बी जो ऑप्शन है, ये बी वाला हमारा करेक्ट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़े। हाँ, अब देखिए भाई ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। कह रहे कि एल्बर आइंस्टीन ये कौन है, ये हमारे साइंटिस्ट थे ना, ऑलवेज हैड अ क्लियर व्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स, उनको फिजिक्स के बारे में सब कुछ पता था भाई, है ना। और यहां पर एक चीज को डालना इन तीन में से, और कह रहा है कि ही हैड अ स्ट्रेटेजी ऑफ हिज ओन एंड वाज एबल टू विजुअलाइज द मेन स्टेजेस ऑन द वे टू हिज गोल। और फिर यहां पर तीन सेंटेंस में से एक सेंटेंस को फिल करना है कि ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1920, और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, कब मिला था मेरा फिजिक्स के लिए, 1921 में। अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, इस बात को समझिए कि सब सेंटेंस आर मिसिंग, सम सेंटेंसेस आर मिसिंग फ्रॉम गिवन टेक्स्ट। ये जो दिया गया टेक्स्ट है ना, इसमें से कुछ जो चीजें हैं वो हटा दी गई है, उसको मिस कर दिया गया है। चूज फ्रॉम द लिस्ट ए और सी, ये तीन ऑप्शन दिए ना, ए बी सी, इन तीन ऑप्शन में से हमें ढूंढना है मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर ईच गैप। ये जो गैप दिया हुआ है इसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सेंटेंस होगा उसको वहां पर फिल करना है। 1 और 2, ये वन दिया है और ये 2 दिया है। ओके, तो इन द टेक्स्ट इसमें फिल करना है, देयर इज वन एक्स्ट्रा सेंटेंस दैट यू डू नॉट नीड टू यूज, उसमें एक और सेंटेंस है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है। तो देखिए अब इस बात को समझिए बेटा, ध्यान से समझिएगा पहले, है ना, पहले हम तीनों सेंटेंस को पढ़ते हैं कि 1919 आइंस्टीन हैड हिज वाइफ मिलेवा मार्जिक वर डाइवोर्स, उसकी पत्नी से उसका डिवोर्स हो चुका था, तलाक हो चुका था, किसका, आइंस्टीन का। मतलब भाई ये बात को समझिएगा कि इतने बड़े साइंटिस्ट थे वो,
है ना, पूरी फिजिक्स के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला, पर ऐसा वो भी नहीं निभा पाए अपनी पत्नी को, यानी पत्नी से वो भी हार गए थे। बड़ी गजब की बात है ना, पत्नी से कोई नहीं जीत सकता भाई, है ना। तो आइंस्टीन हार गए, तो अगर आप अपनी पत्नी से लड़ाई में अगर हार जाते हो ना, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी बात है ना। भाई इतने बड़े वैज्ञानिक हार सकते हो, तो आप और हम कौन से खेत की मूली है फिर। ओके, तो 1919 की बात है कि आइंस्टीन जो है अपनी पत्नी से उनका जो है तलाक हो गया था। अब इस पैराग्राफ को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पैराग्राफ क्या बात कर रहा है। पैराग्राफ कर रहा है बेटा उसके अचीवमेंट की बात कर रहा है ना, कि उनको नोबेल प्राइज मिला था, उनके ज्ञान के बारे में बात कर रहा है। क्या ऐसी कोई बात कर रहा है कि उसकी फैमिली से, उसकी पर्सनल लाइफ की कोई बात हो रही क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं हो रही। मतलब ये वाला सेंटेंस तो किसी कीमत पर नहीं आएगा। अगर अब देखिए इसमें आइए, जिसमें भी ए ऑप्शन है वो तो आएगा नहीं। मतलब देखिए ए ऑप्शन यहाँ दिया तो ये नहीं आएगा और ये वाला भी नहीं आएगा। अब बात आई है दो में से। अब ये दो में से कौन सा आएगा अपने को इसको देखना है। देखिए नेक्स्ट कहता है कि ही आल्सो हैड द डिटर्मिनेशन टू सॉल्व देम। भाई उसके पास पूरा दृढ़ संकल्प था उसके पास, है ना, कि वो हर हाल में उसको सॉल्व करता था। इसको कहाँ फिट करेंगे हम? देखिए कह रहे हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन ऑलवेज हैड अ क्लियर व्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लिए उसके पास हमेशा व्यू रहता था। किस चीज का व्यू रहता? यानी सॉल्व करने का ही तो व्यू रहेगा, है ना। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आइंस्टीन रिगार्डेड हिज मेजर अचीवमेंट एज मीर स्टेपिंग स्टोन्स फॉर द नेक्स्ट अचीवमेंट, यानी अगले अचीवमेंट के लिए वो लगा रहता था। तो कहने का मतलब यहां पर क्या आएगा? ये वाला सेंटेंस आएगा कि ये वाला सेंटेंस आएगा? भाई अगर उसका व्यू है, क्लियर व्यू है, तो सॉल्व करेगा। क्लियर व्यू है भाई, कोई चीज जानकारी आपको पूरी तरह, तो आप करेंगे क्या? उसको सॉल्व करेंगे ना। तो यहां पर सॉल्व करने वाली स्थिति की बात हो रही है। तो हम सॉल्व करने वाली स्थिति की अगर बात करें तो क्या आएगा बेटा? पहले पहले आएगा बी। ओके, अगर पहले बी आएगा तो जिसमें बी ऑप्शन है उसको लगा दीजिए। ये देखिए ए में पहला बी है और बाद में सी आएगा, सेकंड में सी आएगा, तो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन इसका सही। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए। अब ये क्या बन जाएगा इसको समझिए। एल्बर्ट आइंस्टीन ऑलवेज हैड अ क्लियर व्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स. He also had the determination to solve them. He had a strategy of his own and was able to visualize the main stages on the way to his goal. और फिर यहां पर आ जाएगा आइंस्टीन रिगार्डेड हिज मेजर अचीवमेंट्स एज mere stepping stones for the next achievement and he received the Nobel Prize in Physics in 1921. बोलिए समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर आया एक और हमारा पैराजम्बल का क्वेश्चन, ध्यान समझेंगे कि फॉर द फोर सेंटेंस, यहाँ चार सेंटेंस दिया है जिसमें दिया है S1 S2 S3 S4 करके। पैराग्राफ बिलो, नीचे जो पैराग्राफ इसमें चार सेंटेंस है कि S1 S2 S3 और S4। सेंटेंस S1 एंड S4 आर गिवन, S1 और S4 दिए गए फ्रॉम द ऑप्शन। अब ऑप्शन जो दिया है PQR, इसमें से हमें चूज करना द अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस फॉर S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली, यानी क्रम से आना चाहिए। अब हमें चूज करना, बात वही है जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया, तरीका वही है। इसमें इन्होंने क्या किया है, सभी जो सेंटेंस है उसको नाम दे दिया S1 S2 S3 और S4। अब देखिए कह रहे हैं जिंजर, जिंजर तो आप समझते हो ना, अदरक की बात कर रहे हैं। जिंजर इज अ कॉमनली कंज्यूम्ड एरोमेटिक स्पाइस विच कंटेन्स अ बायोएक्टिव कंपाउंड कॉल्ड जिंजरियल। कहना मतलब जिंजर क्या है भाई? अदरक है, वो एक खाने का पदार्थ है जो एरोमेटिक यानी कि सुगंध भी प्रदान करता है। वो स्पाइसेस मसालों में से चीजें है जो बायोएक्टिव कंपाउंड मतलब होता है, और कॉल्ड जिंजरिक, इसको जो है जिंजोरल कहा जाता है। अब ये पहला हो गया सेंटेंस हमारा। अब दूसरा और तीसरा क्या होगा ये हमें इसमें से चयन करना। और चौथा दिया कि बट सम पीपल कंप्लेन, परंतु कुछ लोग इसमें शिकायत भी करते हैं ऑफ ब्लोटिंग एंड हार्ट बर्न, की इसमें ब्लोटिंग होती है और हार्ट बर्न होता है, सीने में जलन होती है व्हेन दे हैव कंज्यूम्ड हाई डोजेस ऑफ जिंजर, कि जब वो जिंजर का हाई डोज ले लेते हैं तो उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम जाती है। तो अब देखिए सबसे पहले आ रहा है कि इट इज नोन टू काम नोसिया एंड इनहेंस द इम्यून सिस्टम। क्या कह रहा है, बात को समझिएगा कि ये इम्यून सिस्टम जो है इसको पहचाना जाता है भाई कि नोसिया एंड इनहेंस द इम्यून सिस्टम के लिए। अब कह रहे हैं कि जिंजर बिलोंग्स टू द जिंजिबर रेस फैमिली। भाई जिंजर जो है रेस फैमिली से बिलोंग करती है, विच इंक्लूड्स कार्डमोम एंड टर्मरिक। अब इसकी तो बात हो नहीं रही, बाकी की यहाँ बात हो रही जिंजर की। अब इसमें क्या आ गया, कार्डमोम भी आ गया और टर्मरिक भी आ गया। कार्डमोम आ गया, टर्मरिक आ गया, इसका मतलब हम कार्डमोम और टर्मरिक की बात कर नहीं रहे, हम किसकी बात करें? जिंजर की बात करें। मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा आएगा नहीं। अब जिसमें भी क्यू ऑप्शन है पहले तो उसको आप कैंसिल कर दो, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। मतलब क्यू ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, तो हमारे पास बचा डी ऑप्शन आरपी। तो हमारे पास जो है आरपी ही आएगा। अब आरपी आएगा तो इसमें कैसे आएगा इसको भी हम समझ लेते हैं भाई। सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या आएगा, जिंजोरियल हैज स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेटिव इफेक्ट्स। ये दे रहा है यहाँ पर देखिए,
इसको बोल दिया जिंजोरियल ग्रुप का मेंबर है ये, तो उसी के बारे में बात करते हो कि जिंजोरियल क्या है, तो इसके बाद में इसी के बारे में बात करेंगे ना, कोई दूसरी बात थोड़ी नहीं करेंगे। तो जिंजोरियल हैज स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेटिव इफेक्ट। अब बच क्या गया, अब बच गया भाई लास्ट वाला जो है ऑप्शन है वो आगे कि इट इज नोन टू काम। इसको तो इसलिए जाना जाता है कि नौशिया एंड मतलब इस बात को समझिएगा, देखो किसी प्रकार की घबराहट अगर होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, नौसिया, है ना। तो नौसिया मतलब घबराहट को शांत करने वाला माना जाता है इसको। इनहेंस और बढ़ाने वाला क्या, इम्यूनिक सिस्टम जो है आपका उसको बढ़ाता है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि इसी के बाद तो बोल रहे हैं वो कि बट, लेकिन ये बट मतलब इसका उल्टा आना चाहिए। यहां बोल रहे हैं फायदेमंद चीज और यहां बोल रहे हैं उसका उल्टा, तो मतलब बट है तो इसके पहले ये सेंटेंस का उल्टा सेंटेंस आना था, तो यहां पर आ जाएगा इट इज नोन टू काम नौशिया एंड एनहेंस द इम्यून सिस्टम। ओके, तो हमारा ऑप्शन हो गया बेटा यहाँ पर आरपी। याद रखिएगा ये जो बट है ना इसमें बड़ी गजब बात होती है, ये सेंटेंस को पहचानने में बहुत आसानी होती है बेटा। यहां पर जो चीज कही गई है ठीक इसके उल्टा होना था, है ना। अब मैंने कहा कि ही इज हैप्पी, मैंने बोल दिया यहाँ पर ही इज हैप्पी, भाई वो खुश है। और मैं यहाँ पर अगर मैं बट के पहले लगा दूं कि ही इज रिच, अब ये गलत हो गया ना बेटा, ये अमीर है तो खुश है, भाई अमीर है तो खुश तो होगा। यहाँ इसका उल्टा आना था, अगर यहाँ रिच की जगह मैं अगर पुअर लगूंगा तब ये बट यहाँ पर मेरा सही होगा। बट ही इज हैप्पी, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, भाई वो गरीब तो है लेकिन फिर भी खुश है ना। तो यहाँ पर भी तो बात वही करी कि बट कुछ लोग जो है वो शिकायत करे, सम पीपल कंप्लेटिंग ऑफ ब्लॉटिंग एंड हार्टबर्न when they have consumed high doses of ginger। तो इसके पहले इसकी अच्छा ही बताना था, तो जिंजर इसके लिए आएगा इट इज नोन टू काम नाउसिया एंड एनहेंस द इम्यून सिस्टम। ओके, तो क्यों आया डी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। हाँ, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। फॉर द फोर सेंटेंस S1 एंड S4, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन जैसा है, पैराग्राफ बिलो, नीचे पैराग्राफ दिया है, इसमें सेंटेंस S1 एंड S4 दिया गया है। आर गिवन फ्रॉम द ऑप्शन P Q एंड R, चूज द अप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली। अभी ये दिया है P Q R, इसमें से हमें यहाँ पर ठीक अब जो अभी हमने किया ना ठीक वैसे इसको भी हल करना है। तो क्या है, माई मदर हैड बीन ओवरवेट, भाई मेरी जो माँ थी वो एक ऐसा समय था, कैसी थी वो, ओवरवेट थी, मोटी थी, हेल्थी थी। सिंस सी वाज अ चाइल्ड, मतलब जब से वो बच्ची थी तब से वो मोटी थी। एंड लॉस्ट वेट ओनली आफ्टर सी गॉट मैरिड, और वो शादी हुई ना उसके बाद उसने अपना जो वजन है वो कम कर लिया। अब उसके बाद कह रहा है देयर वर नो यूज क्राइंग टू माई ग्रैंड मदर एज सी वॉज नाउ एब्जॉर्ब ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली। अब इसके बीच में किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बारे में बात कर रहे हैं कि सी started giving the lectures on the importance of medicines and breathing exercise। अब वो एक बात बताओ, यहाँ तो मोटापे की बात हो रही है ना, ओवरवेट की बात हो रही है, तो इसमें फिर वो मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहाँ से आ गए भाई। सोचिए, मतलब हमारा जो पैराग्राफ है जुड़ा हुआ होगा ना, इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो इसी से जुड़ा हुआ आना चाहिए, मतलब ये वाला सेंटेंस तो हमारा नहीं आएगा। तो जिसमें पी लगा पहले तो उसको कैंसिल कर दो, देखिए पी यानी ए नहीं आएगा और ये सी नहीं आएगा। अब बात बची या तो बी आएगा या तो डी आएगा। बी और डी में से क्या आएगा, अगर मेरी माँ ओवरवेट थी तो वो करेगी क्या एक्चुअल में, इस बात को समझते हैं। माई फूड वॉज रेगुलेटेड, सी डिसाइडेड वेन व्हाट एंड हाउ मच, मतलब उसने फैसला कर लिया कि अब मेरे लिए, मेरी माँ है तो उसने मेरे लिए फैसला कर लिया कि कैसा, कि मुझे कब खाना है, क्या खाना है और कितना खाना है। माई फूड वॉज रेगुलेटेड, मेरा जो फूड है, मेरा जो खाना है अब उसके नियंत्रण में आ गया, क्योंकि वो इस चीज से ग्रसित थी ना, है ना। फिर बात कर रही है कि हर मेमोरी ऑफ ओवरकमिंग सीवर प्रॉब्लम्स ऑफ ओबेसिटी, यानी मोटापा की शिकायत बन गई, किक्ड इन एंड सून माई वेट एंड हेल्थ बिकम हर ओबेशन, और मेरे हेल्थ को लेकर अब वो परेशान होगी। पहले वो परेशान होगी ना मेरे हेल्थ को लेकर, मेरे हेल्थ को लेकर क्या होगी भाई, पहले परेशान होगी, और उस बात को देखिए यहाँ दिया है किक्ड इन एंड सुन माई वेट, और मतलब उसने इस बात को याद रखा कि भाई मैं मोटापे में कैसे परेशान थी, तो मेरे बच्चे को मोटापे की शिकायत नहीं होना चाहिए। तो पहले वो परेशान होगी, उसके बाद वो मेरे मेरे लिए नियंत्रण चालू करेगी। माई फूड वॉज रेगुलेटेड, है ना, मेरा फूड जो उसके नियंत्रण में आया तो कब कब आया, जब वो मेरे से मेरी हेल्थ को लेकर चिंतित हुई पहले। तो पहले क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो अब देखिए ये हो गया हमारा आर पहले आएगा फिर क्यू आएगा, तो आर और क्यू जिसमें वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी में है, ये हो गया हमारा आर क्यू। दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटा, कह रहा है कि यू आर गिविंग टू रीड सिविलाइजेशन, चूज फ्रॉम द लिस्ट ए सी द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर ईच गैप 1 and 2 इन द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में जो दिया है ये 1 और 2 ऑप्शन को फिल करना है। देयर इज वन एक्स्ट्रा सेंटेंस दैट यू डू नॉट नीड टू यूज, इसमें एक और एक्स्ट्रा सेंटेंस है जिसका आपको कोई यूज नहीं करना है। ओके, तो कह रहा है कि भाई इसमें कैसे होगा, कैसे बनेगा ये, है ना, इसको समझना है। बात देखिए,
जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था हमने पैराजम्पल का, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा ये भी, है ना। इसमें 1 और 2 ऑप्शन दिए गए कि सिविलाइजेशंस प्रोग्रेस मस्ट बी मेजर्ड इन प्रोपोर्शन टू मेंस सक्सेस इन मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के जो चैलेंज आते हैं उससे मिलने के जो अनुपात बनता है वही सिविलाइजेशन की जो प्रोग्रेशन है उसके लिए मापदंड बनते हैं, है ना। फिर यहाँ पे दे रहा है, जो भी दे रहा है इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। इट इज वंस अ थ्रेट टू सस्टेनेबल इवोल्यूशन ऑफ मैन, मतलब पहले तो ये एक बहुत चुनौती थी ना, थ्रेट था ये सस्टेनेबल कायम रखने के लिए। फिर कह रहा है यहाँ पर, फिर उसने ब्लैंक दे दिया, इसको हम बाद में भरेंगे। बट इफ द करेंट ट्रेंड कंटिन्यूज गोइंग ऑन अनचेक्ड द फ्यूचर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विल बी एंडेंजर, कह रहा है कि अर्थ विल बी एंडेंजर, धरती जो है खतरे में जाएगी। अब देखिए यहाँ बट लगा हुआ है ना, मतलब यहाँ खतरा दिख रहा है, मतलब इधर खतरा नहीं दिखना चाहिए। इधर बात कैसी होना चाहिए, इस बात को समझिएगा, इधर बात होना चाहिए किसी भी प्रकार की अच्छी बात होना चाहिए। यहाँ पर खतरा दिख रहा है, मतलब बट है तो इधर उल्टा सेंटेंस आना चाहिए, जो इधर सेंटेंस उसका उल्टा इधर होना चाहिए। अब इसको समझते हैं पहले, चलो हम इसी को कर लेते हैं पहले, कि टेक्नोलॉजी इज अनडाउटेडली अ मिक्स्ड ब्लेसिंग, कि भाई जो टेक्नोलॉजी है वो, इसमें कोई शक नहीं अनडाउटेडली कि ये बहुत ही बड़ा वरदान ब्लेसिंग है ना। देयर बट द एडवांसमेंट इन साइंस एंड it has been an increase in the people's awareness of the consequences of such progress। अब बात को समझिए बेटा, है ना। कह रहा है कि वी आर ब्रिंगिंग आउट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर एंड मोर कंफर्टेबल प्लेस इन टू लिव इन, कि रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, टू मेक द वर्ल्ड बेटर, और अच्छा प्रोग्रेस करना पड़ेगा। ब्रिंग लेकर आना पड़ेगा क्या, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, यानी इंडस्ट्रियल का विकास अगर हुआ तो भाई सब कुछ सही हो जाएगा। तो प्रोग्रेस की बात हो रही, तो प्रोग्रेस के बाद प्रोग्रेस की बात हो रही, कह रहे कि सिविलाइजेशन प्रोग्रेस मस्ट बी मेजर्ड इन प्रोपोर्शन टू मेन्स सक्सेस इन मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ नेचर, और चैलेंज कहां पर आएंगे, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में आएगा। वी आर ब्रिंगिंग आउट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर एंड मोर कंफर्टेबल प्लेस टू लिव इन। तो ये जो सी ऑप्शन है ये कहां जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा। ओके, ये यहाँ पर सी वाला आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, अब देखिए ये कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये सी वाला ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा भाई, हाँ सी वाला ऑप्शन यहीं पर आएगा। अब देखिए कह रहा है कि ये वाला इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि देयर देयर बट द एडवांसमेंट इन साइंस एंड हैज बीन एन इंक्रीज इन द पीपल्स अवेयरनेस ऑफ कंसिक्वेंस ऑफ द सच प्रोग्रेस, मतलब ये तो और आगे बढ़ने की बात कर रहा है ना। अब हमें इसका उल्टा लाना है भाई, इसका और इसका तो कहीं से कहीं तक मेल नहीं खा रहा दोनों सेंटेंस का, इसका उल्टा लाना है। यहाँ कह रहा है कि एंड डेंजर, मतलब खतरनाक चीज हो गई, यहाँ पे खतरे की बात हो रही है, तो यहाँ पर कुछ अच्छा होना चाहिए। देखिए क्या बोला पहला सेंटेंस, देखिए टेक्नोलॉजी इज अनडाउटेडली अ मिक्स्ड ब्लेसिंग, ये तो वरदान है। अब वरदान और खतरा एक दूसरे के अपोजिट हुए कि नहीं हुए, हुए ना, मतलब यहां पर कौन सा सेंटेंस आ जाएगा, ये पहला वाला सेंटेंस आ जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले सी आएगा और बाद में ए आएगा, मतलब सी और ए जिस भी ऑप्शन में है उसको आप कर लेंगे। देखिए सी ऑप्शन, देखिए इसमें पहले सी है और फिर ए है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला सेंटेंस, ये भी बहुत बढ़िया सेंटेंस है बेटा, ध्यान समझेंगे। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, भाई मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। कह रहा है मलापुरम also called Mahabalipuram is about 55 kilometers from the city of Chennai। ये चेन्नई से कितने 55 किलोमीटर है क्या, मलप्पुरम। अब ये पुरानी बात हो रही है, कहीं ना कहीं पुरानी बात हो रही है, और पुरानी बात के लिए क्या आएगा इस बात को समझते हैं। द ईस्ट कोस्ट रोड टेक्स यू टू दिस, मतलब जो पूर्वी किनारे वाली जो रोड है वो आपको यहाँ पर लेकर जा सकती है। अब यहाँ पे मिसिंग वर्ड है ना, यहाँ मिसिंग वर्ड को अपन डालेंगे, विच इज ऑन द शोर ऑफ द बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की जो बे है, बंगाल की जो खाड़ी है उसके किनारे पर ये है। तो ये कैसा होगा, पहले में अगर अपन देखें पहले ब्लैंक के लिए तो ये आएगा कंसिक्वेंटली, यानी उसके बाद ऐसे क्रम से है तो है नहीं, मोमेंटस तो है नहीं, फेटफुली है नहीं, क्या हो गया वो पुरानी चीज को क्या बोलते हैं, हिस्टोरिक बोलते हैं, ऐतिहासिक चीज। तो यहां पर आ गया हमारा सी ऑप्शन हिस्टोरिक। फिर आगे बढ़ेंगे, दिस 7th सेंचुरी सिटी विच वाज वंस ए सी पोर्ट, देखिए एक समय था जब ये क्या था, सी पोर्ट था, बंदरगाह था भाई, है ना, क्या था ये, बंदरगाह था। तो बंदरगाह कैसा था भाई, स्टफ्ड था, स्वैम्ड था, फ्रैंटिक था। भाई स्वैम्ड मतलब क्या, दलदली जगह थी, स्टफ्ड मतलब बहुत ठुसा हुआ था, फ्रैंटिक था मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि बंदरगाह रहा होगा। तो कैसा होगा, ये व्यस्त बंदरगाह रहा होगा, कैसा व्यस्त रहा होगा, व्यस्त। तो यहाँ पर क्या जाएगा, बीजी, ये बीजी से हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो गया आपका डी ऑप्शन, मतलब जिसमें सी और डी ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब देखिए सी किसमें, देखिए लास्ट वाले में ये दिया है ना, तो ये लास्ट वाला जो है हमारा ये अप्रोप्रिएट, यहाँ पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन बनकर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। बोलिए समझ में आया, चलिए
15वें क्वेश्चन पर आ गए बेटा हम। 14 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, हमने काफी मेहनत कर ली, 14 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। 15वां जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल ट्रिक है बेटा, इसको बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूं कि आप खुद इसको बता सकते हैं, आप एक बार कोशिश कीजिए इसको देखने की। मैं आपको थोड़ा समय देता हूं कि कहां पर एरर होगी और फिर मैं बताता हूं तो आप मिलाइएगा कि आप सही थे या नहीं, है ना। ओके, देख लिए, चलिए शुरू करें। तो यह है, वन ऑफ द अनरिटर्न्ड बुक वाज फाउंड इन द पार्किंग लॉट। कह रहा है वन ऑफ, उनमें से एक, इन अनरिटर्न्ड बुक में से कोई एक। अगर इनमें से एक है तो ये बुक बराबर है कि आपके पास ज्यादा होनी थी, है ना। और क्योंकि तभी तो उनमें से एक आएगा। अगर अगर वो सिर्फ एक ही होती तो द बुक लगा देते ना, बात द बुक वाज फाउंड इन पार्किंग लॉट, है ना। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि वन ऑफ, उनमें से। तो याद रखना जब भी ये वन ऑफ या टू ऑफ या सम ऑफ, है ना, कुछ भी आए तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा ना बेटा, ये नाउन की एक खास बात होगी, सिंगुलर कभी नहीं आएगा। ये कैसा रहेगा, हमेशा प्लूरल नाउन आएगा। जब ये प्लूरल रहेगा तभी तो उसमें से कुछ निकल कर आएगा, है ना। यानी एक भी है तो इसमें से प्लूरल है, तभी तभी निकल कर आएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम वन ऑफ, ये तो गलत है नहीं, वो तो ठीक है। मतलब ये सही है हमारा। वाज फाउंड इन द पार्किंग लॉट, इसमें भी कहीं से कहीं तक है। नो एरर, एरर तो है भाई। क्या एरर है, द अनरिटर्न्ड बुक, यहाँ पे बुक्स होना था, ये सही हो जाता। तो हमारा इसमें एरर कहां मिल गया हमें, पार्ट ए में। ओके, यहां पर क्या होना था, बुक्स, वन ऑफ द अनरिटर्न्ड बुक्स वाज फाउंड इन पार्किंग लॉट। बेटा ऐसे सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, हम क्या सोचते हैं कि पता नहीं क्या आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। सारे सरल क्वेश्चन रहते हैं और थोड़ा सा अगर आपने फोकस किया, अपने माइंड को अगर अपने दिमाग से अगर आपने थोड़ा सा काम किया ना, तो आप बहुत आसानी से एरर फाइंड कर लेंगे। कैसा लगा ये क्वेश्चन, बहुत ही सरल था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलो में कंटेन एन एरर। कह रहा है कि ये सेंटेंस में जो नीचे दिए गए इसमें कौन से पार्ट में एरर है। आइडेंटिफाई द एरर और चूज नो एरर। अगर एरर है तो बता दो भाई कौन सी एरर है, और नहीं तो नो एरर को चयन कर लो आप। कह रहे कि द सोल्जर्स इन एन अटेम्प्ट ऑफ शोविंग देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर किंग फाउट रथलेसली अंटिल द एंड ऑफ द वॉर। अब देखिए बहुत ही सिंपल बात की गई है बेटा, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको पहले समझ, चलिए अपन पहले ना इसी में करके देखते हैं। देखिए पहले तो नो एरर, अभी नो एरर तो तब बोलेंगे ना जब नहीं मिलेगी, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। ओके, हम इस पर आते हैं कि देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर किंग। अब ये क्या है, देखिए देयर दिया है मतलब प्लूरल, तो देखिए सोल्जर से प्लूरल है तो बराबर ये सही दिया है। लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर किंग ये भी सही दिया है। फाउट रथलेसली यहां तक ठीक है। अंटिल द एंड ऑफ द वॉर मतलब इसके बाद अंटिल के बाद नॉट नहीं लगा है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि इसी में नॉट लगा होता है, मतलब ये क्वेश्चन भी यहां तक सही है। या तो अब हमारे पास क्या नियम निकल रहा है, या तो वो नो एरर है या तो फिर पार्ट ए में गलती है। पार्ट ए में गलती है तो क्या है, देखिए यहां दिया है ऑफ। क्या दिया बेटा, ऑफ। और ऑफ के दोनों तरफ ना बेटा याद रखिएगा क्या आता है, नाउन आता है। दोनों तरफ नाउन आता है। तो यहां पर दोनों तरफ नाउन दिया है, जेरेंड फॉर्म है वर्ब की जो कि नाउन है, यहां पर भी दिया है। लेकिन एक बात बताओ, यहां पर एक और प्रीपोजिशन दे दी है ना, एक और प्रीपोजिशन दे दी। यहां प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं कि इन एन अटेम्प्ट, बस द सोल्जर्स एन अटेम्प्ट ऑफ सोविंग, बस यहां तक ये था। प्रीपोजिशन की हमें कोई जरूरत ही नहीं थी, ये एक्स्ट्रा में यहां पर दे दिया जो कि हमारे लिए एरर फाइंडिंग का मतलब एरर फाइंडिंग हमें यहां पर मिल गई। पहले इसको हटा देते हैं। तो इसका पार्ट ए क्या है बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका कि एरर किसमें, पार्ट ए में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा बहुत जबरदस्त होते हैं, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत आसानी से इसको अपन पकड़ भी सकते हैं, इतना भी कठिन नहीं होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर थोड़ा सा आप कंपाउंड सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे अगर आपने अच्छा फोकस किया हो, है ना, अगर आपने क्लॉजेस अगर अच्छे से किए हो तो इस प्रकार के सेंटेंस आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएंगे। कोई हार्ड नट टू क्रैक नहीं है ये, इसको बहुत ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है इसमें, बहुत ही इजी चीज है। देखिए कैसे करेंगे, समझते हैं आइए। कह रहे हैं कि द फॉलोइंग सेंटेंस पेयर कैन बी कंबाइंड इनटू वन बेटर सेंटेंस। कि ये जो सेंटेंस दिया है ना, इस सेंटेंस को किसी और तरीके से भी हम बना सकते हैं, किसी और तरीके से भी बना सकते हैं। चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स द टू सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। कि इसका जो अर्थ है ये बदलना भी नहीं चाहिए और इन चार को बनाकर दिए, इन चारों में से कोई एक उसका सेंटेंस होना चाहिए। अब देखिए हम सबसे पहले अगर बात करें किसकी, बिकॉज की बात करें, चलो बी से चलते हैं, बिकॉज की बात करते हैं। बिकॉज तो कारण बताता है ना, कारण बताता है। वाइल उसके दौरान कोई चीज बताता है। दो ये भी एक प्रकार से अपोजिट काम करता है कि ऐसा है फिर भी ऐसा है ना। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पर कि माई मदर मेड मी, कि मेरी मदर ने मुझे ज्वाइन करवाया। माई मदर मेड मी ज्वाइन, ये क्या कजेक्टिव टेंस है ना। माई मदर मेड मी ज्वाइन, मेरी माँ ने मुझे ज्वाइन करवाया। कब, 7 डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अलग अलग 7 प्रकार की स्पोर्ट्स में,
अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज में। एट द टाइम, उस समय की बात है जब मैं आई वॉज जस्ट 9, जब मैं 9 साल का था, तब मेरी माँ ने 7 प्रकार के अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में मुझे ज्वाइन करवाया। तो अब देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो इधर सीधी सी बात इसका उल्टा आना था कि 2 आई वॉज 9 की, जब हालांकि मैं 9 साल का था, फिर भी माई मदर मेड मी ज्वाइन, मेरी माँ ने मुझे ज्वाइन करवाया 7 डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। अब ये कोई बात में कोई दम नहीं लगा, यानी मैं 9 साल का था, इसका इससे क्या लेने देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बोले वाइल आई वॉज 9, जब मतलब मेरे 9 साल के होने के समय के दौरान माई मदर मेड मी ज्वाइन 7 डिफरेंट, ये भी कोई बात नहीं हुई कि ये जो 9 साल जो चल रहा था, इस चलने में करवाने का क्या मतलब था, इसके बाद भी तो किया होगा उसने, 10वें साल में भी किया होगा, 11वें में भी किया होगा। पर बोले बिकॉज आई वॉज 9, बोले मैं 9 साल का था। अब ये 9 साल का होना कोई गुनाह है क्या भाई? 9 साल के होने का कुछ ऐसा है क्या? नहीं। तो बोले बिकॉज, कारण नहीं है, मेरी माँ ने मुझे अगर स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज में अगर मुझे भाग लेने के लिए कहा था, तो मैं 9 साल का हूं इसलिए नहीं कहा था, है ना, कुछ और भी बात हो सकती है। तो देखिए कि माई मदर मेड मी ज्वाइन 7 डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वेन आई वॉज 9। ओके, जब मैं 9 साल का था, तब मेरी माँ ने मुझे अलग अलग 7 प्रकार के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए कहा था, मतलब मुझसे करवाया था, अलग अलग जगह मुझे भाग दिलवाया था। तो इसका जो है सबसे अप्रोप्रिएट जो पार्ट से जो ऑप्शन है वो क्या कहलाएगा? पार्ट ए। बोलिए समझ में आया? पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये हो गया क्लियर? तो इसका पार्ट ए जो है बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा? चलिए आगे बढ़े। हाँ, तो अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझेंगे कि सम सेंटेंस आर मिसिंग, कुछ सेंटेंस है जो मिसिंग है फ्रॉम द टेक्स्ट, चूज फ्रॉम लिस्ट ए और सी, मतलब ए और सी, ये जो लिस्ट दी गई है, ये वाली लिस्ट, इसमें से हमें बताना है द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर ईच गैप। इस गैप में भरना है कौन कौन से? 1 और 2। तो ये 1 क्या है और 2 क्या है ना, ये वाला 1 और ये वाला 2 इन द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट में भरना देयर इज 1 एक्स्ट्रा सेंटेंस दैट यू डू नॉट नीड टू यूज। और कह रहे हैं कि इसमें एक ऐसा भी सेंटेंस है जो एक्स्ट्रा है और इसकी आपको इसका यूज नहीं करना है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान समझेंगे। पहले पहले तो पैराग्राफ हम पढ़ते हैं पहले, है ना। चलिए आप भी पढ़िए मेरे साथ, है ना। पैराग्राफ पढ़िए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे कैसे, है ना, तो पढ़ना जरूरी है। आप भी पैराग्राफ को पढ़िए। आइए शुरू करते हैं पढ़ना, साथ में पढ़िए। एन इक्लिप्स टेक्स प्लेस। इक्लिप्स क्या होता है भाई? एक ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उसके बारे में बात हो रही है। टेक्स प्लेस, ये घटित होता है, टेक प्लेस मतलब घटित होना। व्हेन अ हेवनली बॉडी सच एज द मून और अर्थ, मतलब जैसे धरती, चंद्रमा, है ना, मूव्स इनटू द शैडो, ये घूमकर एक दूसरे के ऊपर अपनी परछाई डाल देते हैं, ऑफ द अदर, दूसरे पर वो अपनी परछाई डाल देते हैं, उस कंडीशन में इक्लिप्स बनता है। फिर यहाँ पर एक सेंटेंस आएगा, इसको भी हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन, ये ऑकर मतलब घटित होना, भले एक सोलर इक्लिप्स यानी सोलर मतलब सूर्य से जुड़ा हुआ, सूर्य ग्रहण घटित कब होता है? व्हेन देयर इज शैडो ऑन द अर्थ बाय पार्शियली आर फुल्ली ब्लॉकिंग द सनलाइट, मतलब पूरी तरह से सनलाइट जो है वो छुप जाता है और शैडो जो है वो धरती पर पड़ने लगती है, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। चंद्र मतलब ये सूर्य होता है, बीच में चंद्रमा आ गया, धरती आ गई। जब ये चंद्रमा इस पे इसके प्रकाश की किरणें यहाँ जाने नहीं देती, इतनी जगह पे अंधेरा है, ये अंधेरा है, ये तो लाइट है, तो ये इतनी जगह क्या कहला रही है? हमारा सूर्य ग्रहण कहला रहा है ना। तो कह रहे हैं द मैक्सिमम, आगे देखते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सोलर इक्लिप्स दैट कैन ऑकर इन ए ईयर इज 5, कि अभी तक के एक साल में जो सबसे ज्यादा सूर्य ग्रहण हुए हैं, तो वो कितने हुए हैं? वो 5 बार हुए हैं, मतलब अभी तक का रिकॉर्ड है। ओके, चलो पहले तो अपन इसको क्लियर करते हैं। ये हो गया क्लियर। चलिए अब समझते हैं कि कहां पर क्या आएगा। देखो पहले तो इसको पढ़ते हैं कि इट इज बिलीव्ड दैट लोकल एनिमल्स स्लीप ड्यूरिंग एन एक्लिप्स। ऐसा माना जाता है कि जो पशु लोग होते हैं ना, जानवर होते हैं, ये लोग ग्रहण के दौरान सो जाते हैं। अब बताओ, इसमें हम कहीं से कहीं तक जानवर की बात कर रहे हैं क्या? मतलब हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस तो इसके लिए बना ही नहीं भाई। हमने आगे पीछे कहीं अभी तक जानवर से रिलेटेड हमने कोई बात की नहीं है, पशुओं से संबंधित कोई बात की नहीं है, तो फिर ये क्यों पशु की बात एक सेंटेंस ला लिया? मतलब ये सेंटेंस तो आएगा नहीं, और आएगा तो अब ये 2 सेंटेंस में से ही आएंगे। तो अब सबसे पहले तो वो ऑप्शन को हटा दो जिसमें ए है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास आएगा नहीं, ये लास्ट वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। जो आएगा तो ये 2 में से ही आएगा। अब ये 2 में से कौन सा आएगा, इस पर अपन कोशिश करते समझते हैं। देखिए कह रहे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्लिप्सेस ऑन अर्थ, कि 2 प्रकार के इक्लिप्सेस होते हैं, 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं। एक होता है द सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, और एक होता है ल्यूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। ल्यूनर मतलब चंद्र ग्रहण, ओके, और सोलर मतलब सूर्य ग्रहण। अब क्या आएगा? देखिए यहाँ पर एन इक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन, अभी किसकी बात हो रही है? इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहाँ इक्लिप्स की बात हो रही है। इक्लिप्स मतलब ग्रहण की बात हो रही है कि एन इक्लिप्स टेक्स प्लेस व्हेन अ हेवनली बॉडी सच एज मून और द अर्थ मूव्स इनटू द शैडो ऑफ द अर्थ।
ऑफ द अदर, मतलब जब दूसरे पर वो धरती या जो चंद्रमा है जब दूसरे पर अपनी परछाई डाल देते हैं तो ग्रहण बनता है। अब ये ग्रहण जो बनता है तो कौन कौन से बनेंगे इसके बारे में यहीं पर डायरेक्ट बात करेगा ना कि भाई दो प्रकार के बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं बोले, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्लिप्स ऑन अर्थ, द सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। दो प्रकार के होते हैं धरती पर जो इक्लिप्स बनते हैं, जो ग्रहण बनते हैं। कौन कौन से, एक सूर्य ग्रहण बनता है और एक चंद्र ग्रहण बनता है। तो ये हो गया हमारा पहला। ओके, नेक्स्ट है यहां पर, अब देखिए ये आएगा क्या, एवरी ईयर। भाई यहां पर देखिए, यहां संख्या की बात कर रहे हैं। हमने इससे पहले देखा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ सोलर इक्लिप्स दैट कैन ऑकर, जो कि जो सबसे ज्यादा जो हुए हैं, मैक्सिमम नंबर जो है सोलर इक्लिप्सेस के, सूर्य ग्रहण के, वो एक साल में वो 5 बार हुए अभी तक के, यानी 5 से ज्यादा अभी तक नहीं हुए। तो वो कह रहे हैं नंबर की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए लास्ट वाला देखिए सेंटेंस की, एवरी ईयर, हर साल, एटलीस्ट 2 सोलर इक्लिप्स ऑकर समवेयर ऑन अर्थ। कहीं ना कहीं धरती पर बोले 2 इक्लिप्स तो होते ही होते हैं। ओके, अगर ये सिर्फ 2 ही होते हैं बता रहा है, तो गिनती बता रहा है ना, तो ये गिनती से रिलेटेड है। मतलब यहां पर आ जाएगा बेटा आपका बी ऑप्शन और यहां पर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। तो आपका आंसर होगा पहले बी आएगा और फिर सी। जिसमें बी और सी है उसको आप सेलेक्ट कर लो। देखो इसमें क्या, बी में नहीं दिया, बी में पहले सी आ गया, इसको उल्टा कर दिया, मतलब ये भी नहीं आएगा। हमारा ऑप्शन हो गया सी। पहले इसको हम क्लियर करते हैं फिर समझते हैं। ये हो गया क्लियर। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, हमारा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। वाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ये सुपर क्वेश्चन। देखिए अब समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन जो है बहुत गजब का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान देंगे। कह रहा है कि फॉर द 4 सेंटेंस, 4 सेंटेंस दिया है, S1 S4, इससे पहले हम कर चुके हैं, आप बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। पैराग्राफ लो, नीचे पैराग्राफ जो दिया गया इसमें सेंटेंस S1 और S4 दिया गया है। आर गिवन फ्रॉम द ऑप्शंस PQR जो ऑप्शन है उसमें से चूज द अप्रोप्रिएट सेंटेंस, अप्रोप्रिएट सेंटेंस को चूज करना है फॉर S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली। S2 और S3 के लिए उसको चूज करना है। तो अब देखिए क्या होगा, कह रहा है कि इन द अर्ली ईयर्स, पहले की बात है, व्हेन लॉन्ग ट्रेड वर्क्स वर अंडरटेकन, द वुड that would take months or maybe even a year to reach the destination, coconuts were granted a special place on board। भाई कोकोनट तो समझते हो ना, नारियल है ना, इन मतलब क्या कह रहे हैं कि पहले ना सालों लग जाते थे, बहुत लंबा समय लग जाता। इन द अर्लियर, बहुत पहले की बात है, यानी पहले जो शुरुआती दौर पे था, तो व्हेन लॉन्ग ट्रेड वॉक्स, मतलब समुद्री रास्ते से जब जाते थे तो बहुत लंबा सा अंडरटेकन, बहुत लंबा समय लग जाता था। दैट वुड टेक मंथ्स, यानी महीने लग जाते थे, मे बी इवन अ ईयर, कभी कभी तो एक साल लग जाता था। रीच द डेस्टिनेशन, मतलब अपने लक्ष्य तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, उस जगह पहुंचने पर, है ना। कोकोनट्स वर ग्रांटेड अ स्पेशल प्लेस ऑन बोर्ड। अब कोकोनट्स जो है वर ग्रांटेड अ स्पेशल प्लेस ऑन बोर्ड, यहां बात किसकी हो रही, कोकोनट की बात हो रही। सिंपल सी बात है, किसकी बात हो रही, कोकोनट की बात हो रही। अब ये कोकोनट के बारे में ही बताना है हमें आगे, तो बोले अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इट्स पॉपुलरिटी हैज रिसेंटली इंक्रीज्ड ऑल्दो दे वर ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन फॉर मोर देन 4500 ईयर, है ना, 4500 साल पहले की बात होगी, मोर देन इतने पहले, है ना। तो ये बहुत ही पॉपुलर थे। रिसेंटली, अभी हैज रिसेंटली इंक्रीज, इनकी जो पॉपुलरिटी है कोकोनट्स की अभी अभी हुई है ना। ऑल्दो, हालांकि देवर ग्रोन, ये पहले भी उगते थे, है ना, कहां पे, ट्रॉपिकल रीजन, मतलब उष्ण कटिबंध। ट्रॉपिकल रीजन मतलब क्या, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, यानी इस 4500 वर्ष पहले भी ये उगते थे, कोकोनट्स आते थे, पर पूरे विश्व में वो फैल नहीं पाते, पूरे भारत में या पूरे विश्व में इसकी खेती नहीं हो पाती थी, पहुंचा भी नहीं पाते थे ना, क्योंकि साधन नहीं था, है ना। तो क्योंकि पहुंचाने में क्या लगता था, महीनों लगते थे, साल, कभी कभी तो एक साल भी लग जाता था कोकोनट को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने पे। और ये होते कहां थे, ये उसने कटिबंधीय क्षेत्रों में होते थे, बाकी जगह होते नहीं थे। तो इट, अब फिर कह रहा है कि यहां पर दो चीज जुड़ना है, तो बाय द लार्ज द कोकोनट वाटर वॉज ड्रंक एंड पल्प वॉज इटन। भाई वही तो कहना कि बड़े मात्रा में क्या हुआ, कोकोनट का पानी पिया जाता था और उसका जो पल्प, अंदर का जो गूदा होता है, उसे खाया जाता था। ये वाली बात आ रही है। तो ये तो हो गया हमारे यहाँ के लिए, S2 के लिए। यहां पर क्या आएगा भाई, यहां पर आएगा पहले, इसका पहले ही सेंटेंस हो जाएगा P। और फिर कह रहा है S3 में क्या आएगा कि द बेस्ट पार्ट ऑफ द फ्रूट वॉज दैट देयर वर नो चांस ऑफ इट गोइंग बैड। और इस फल की सबसे खास बात थी, द बेस्ट पार्ट ऑफ द फ्रूट, मतलब इस फल की खास बात क्या थी, वॉज दैट, वो ये थी कि देयर वर नो चांस, कि ऐसा कोई चांस ही नहीं था कि वो खराब हो जाए, वो खराब ही नहीं हो पाते थे, मतलब लंबे समय तक टिकाऊ होते थे। तो इसलिए इसकी इट्स पॉपुलरिटी अचानक ये जो है हैज रिसेंटली इंक्रीज, अब बढ़ गई। भले 6 महीने में पहुंचे या साल भर में पहुंचे, भले पहुंचे कि, लेकिन 6 महीने तक ये खराब भी तो नहीं होते। जब ये खराब नहीं होती तो इनकी पॉपुलरिटी बढ़ने लगी, लोग इनका यूज करने लगे। तो ये जो हमारा क्यू है वो यहाँ पर आ गया S3 पर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, P आएगा पहले में, दूसरे में आएगा Q। अब जहां PQ दिखेगा वहां पर हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। ये आ गया D, हमारा D ऑप्शन हो गया। पहले हम इसको चलो क्लियर कर लेते हैं।
ये हमारा डी ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। बोलिए समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। चलिए भाई, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजेस फॉर्मल लैंग्वेजेस। ये फॉर्मल लैंग्वेज होती क्या भाई? फॉर्मल लैंग्वेज मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज। और एक लोकल लैंग्वेज होती है इनफॉर्मल, है ना। लोकल मतलब हम घर में पड़ोस में दोस्तों से इधर उधर घूमते फिरते मार्केट में हम बात करते रहते हैं, तो वो बात करते समय हम ज्यादा सोचते नहीं, ज्यादा शिष्टाचार नहीं दिखाते। जब शिष्टाचार की बात आ जाए, है ना, जब कर्टसी की बात आ जाए, तो कर्टसी दिखाने के लिए, जब शिष्टाचार दिखाने की बात आ जाए, तो हम ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज करते हैं, जो कि फॉर्मल लैंग्वेज कहलाती है। अब ये फॉर्मल लैंग्वेज कैसे होगी? ये परमिशन मांगता है भाई, ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा, है ना। क्या करेगा? परमिशन मांगने का काम करेगा। परमिशन मांगना। एक इसमें जैसे कुड का यूज होता है, इसमें मे का यूज होता है, इसमें प्लीज का यूज होगा, इसमें काइंडली जैसे वर्ड्स का यूज होगा, है ना। मतलब वो दर्शाएगा। इसमें वुड का भी यूज होता है, जैसे वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, ऐसी चीजों का जब यूज होता है तो दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल लैंग्वेज या फॉर्मल लैंग्वेज। ओके, अब देखिए यहां पर पहले अपन समझते हैं कि लीव अप द एटमोस्फियर माई फ्रेंड। अब इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे दोस्त करके बोल दिया डायरेक्टली, तो कोई फॉर्मल वाली बात नहीं है। दोस्त, फ्रेंड है ना, दोस्त से बात हो रही तो फॉर्मलिटी थोड़ी ना बात है दोस्तों के साथ, है ना। और दोस्तों के साथ तो कैसी भी बातें होती है ना, तो उसमें तो डायरेक्ट बात हुई। हुर्रे वी वोन द गेम, जब आप चिल्लाएंगे हुर्रे हाथ उठाकर, तो आप पागलपंती दिखा रहे हैं ना, अपना शरीर का कैसा भी मूवमेंट दिखा रहे हैं। अब ये ऑफिशियल थोड़ा ना, ऑफिस में आप चिल्लाएंगे क्या, हुर्रे हे हो, ऐसा कुछ करेंगे क्या? नहीं। मतलब जहां पर भी एक्सक्लेमेशन आ गया, देखिए एक्सक्लेमेशन आ गया मतलब ये फॉर्मल नहीं हो सकता। हाँ इसको भी समझ लीजिए कि एक्सक्लेमेटरी मार्क अगर यह है तो वो फॉर्मल हो ही नहीं सकता, है ना। ये तो उत्तेजित, उत्तेजना शरीर की दिखाती है, हमारे अचानक होने वाली चीज के प्रति हमारी प्रतिक्रिया दिखाती है, जो कि ऑफिशियल नहीं हो सकती। ओके, हुर्रे ये ऐसे शब्द, ये भी क्या एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो ये भी हमारे मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं आते हैं। अब देखिए मे आई सजेस्ट, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, यू बेटर ऑप्शन दैट विल सूट योर स्टाइल मोर। भाई यहां पर डायरेक्ट नहीं बोल रहे ना कि ये तुम पर अच्छा लगेगा, डायरेक्ट बोले तो फिर तो ये दोस्ती में बात होगी ना। जैसे आपने लाल शर्ट पहनी, मैंने कहा यार लाल शर्ट, अरे बड़ी गजब लग रही है यार तेरे ऊपर, छा गया भाई तू, बिल्कुल धूम मचा दी आज तो, है ना। बोले यार तुम्हारे जैसा तो आज कोई दिख नहीं रहा है यार, तू तो यार दुनिया का सबसे सुंदर आदमी हो गया, है ना, क्योंकि लाल शर्ट पहनी है। ये बात अलग है कि लाल शर्ट पहनने के बाद में उसको बैल से, सांड से बच के भी रहना पड़ेगा, खतरा भी तो है वहां पर, है ना। पर हुर्रे भी वोन द, सॉरी मे आई सजेस्ट, पर मैं अगर उसको कहता हूँ, अगर मान लो मेरा बॉस होता तो मैं ऐसा कहता कि अरे छा गया बॉस, क्या दिख रहे हो। नहीं, मैं क्या बोलूंगा, सर मैं आपको एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो आपके लिए लाल रंग की शर्ट काफी अच्छी होगी, है ना। मतलब मैं इस प्रकार से बात करूंगा ना, तो यहाँ पर उसने पहले सजेस्ट किया, है ना, और आदेश थोड़ी ना दे रहा है वो, है ना, और उसके ऊपर प्रेशर थोड़ी ना दे रहा हो। कह रहा कि मे आई सजेस्ट, अगर मैं आपको सुझाव दूं तो यू बेटर ऑप्शन, कि आपके लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा, दैट विल, कि ये विल सूट योर स्टाइल मोर, कि आपके स्टाइल पर ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो ये वाला लग रहा है हमें क्या, एक फॉर्मल लैंग्वेज, है ना। अच्छा एक और देख लेते बच्चा उसको भी, कि स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस ऑफ योर बिहेवियर। अब भाई ये तो ऑर्डर हो गया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस चालू होता है वो फॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, डायरेक्ट दी जा रही, तो ये भी इनफॉर्मल हो गया। तो हमारा जो इसका जो आंसर है वो क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा ये मे वाला, है ना। मे आई सजेस्ट यू बेटर ऑप्शन दैट इज, मे आई सजेस्ट यू बेटर ऑप्शन दैट विल सूट योर स्टाइल मोर, है ना। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपके ऊपर ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो ये मे वाला हमारा जो सेंटेंस है वो फॉर्मल लैंग्वेज के लिए हो गया। अच्छा ऐसा करेंगे, फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, एक क्लास ही बना देंगे, और पूरा कम से कम उसको भी आधा एक घंटे की क्लास होगी, और मैं उसमें पूरा डिटेल में उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम आगे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21। द फॉलोइंग सेंटेंसेस कैन बी रिवाइज्ड इनटू वन बेटर सेंटेंस। भाई इन क्वेश्चन जो है इनको हम एक बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। चूज द सेंटेंस दैट इज द बेस्ट रिवीजन, इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसको चयन करना है सेंटेंस के लिए। इसके पहले भी हमने इसके पहले वो माई मदर वाला एक क्वेश्चन किया था, है ना। तो कह रहा है कि ग्रिजली बियर्स आर फियर्स एनिमल्स, पोलर बियर्स आर नो लेस फियर्स। कह रहे हैं कि ग्रिजली बियर्स जो होते हैं वो फियर्स एनिमल्स है, और पोलर बियर्स जो होते हैं वो भी कैसे है, वो लेस, नो लेस मतलब इक्वली बता रहा है कि उनसे कम नहीं, वो भी उतने ही फियर्स होते हैं। अब इस बात को समझिए, बहुत अच्छे से बात को समझिए, क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे बेटा एक एडजेक्टिव मिल गया, और यहां पर भी हमें इसके लिए एक एडजेक्टिव मिल गया, और एडजेक्टिव में ना बेटा कंपैरिजन हो रहा है कि जितना ये है उतना ये है,
कम नहीं है, ये बराबर ही है। तो कंपैरिजन होना चाहिए। अगर कंपैरिजन जो सेंटेंस कर रहा है हमारे लिए वो सेंटेंस जो है हमारा वो एप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो देखिए हम चलते हैं, सब पहले तो अपन ऐसा करते हैं, चलो पहला देखते हैं कि ग्रिजली बियर्स एंड पोलर बियर्स आर फियर्स एनिमल। और ये तो दोनों को फियर्स बता दे रहा ना, तुलना कहाँ कर रहा है ना, कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रिजली बियर्स आर फियर्स एनिमल्स एज जस्ट एज सेम एज पोलर। भाई जस्ट कैसे आ गया भाई यहाँ पर, जस्ट तो एडवर्ब है ना, एज और एज के बीच में आना क्या चाहिए, इसके बीच में तो पॉजिटिव डिग्री आना था, है ना, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आना था, परंतु यहाँ पे तो एडवर्ब आ गया, तो मतलब ये वाला सेंटेंस भी हमारा कैसा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये ऊपर वाला भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो। अब देखिए ग्रिजली बेयर्स आर एज फियर्स एज, देखिए एडजेक्टिव आ गया पॉजिटिव डिग्री, दोनों तरफ एज लगा है, पोलर बियर्स बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट उसने उठाकर यहाँ पर सेंटेंस दे दिया है। ये जो सेंटेंस ये कहना चाह रहा है ये सेंटेंस भी वही कहना चाह रहा है। अच्छा एक और बच्चा, उसको भी देख लेते हैं कि ग्रिजली बियर्स आर फियर्स एनिमल्स लाइक, अब ये लाइक के साथ दे दिया ना, जैसे कि, है ना, तो यहाँ पर बात वो नहीं आ रही है ना, उसके जैसा बताया जा रहा है, परंतु ये नहीं बता रहा कि जैसा वो है वैसा ही वो है, अंतर आ रहा है बेटा। तो यहाँ एडजेक्टिव का सही यूज किया गया है, यहाँ जो एडजेक्टिव आया दोनों के लिए, यहाँ पर भी ये दोनों एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव इसकी तुलना दोनों के लिए की जा रही है, तुलनात्मक रूप से ये सेंटेंस हमारा सही हो रहा। पहले तो हम इसको क्लियर करते हैं, हो गया क्लियर। तो एक्चुअल में हमारा जो सेंटेंस है इसका आंसर क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। बोले ग्रिजली बियर्स आर एज फियर्स एज पोलर बियर्स। ओके चलिए आगे देखते हैं। फिर आया भाई हमारा अगला जो क्वेश्चन है, फिर हमारा पैराजंबल पे आधारित एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसा क्या कहता है कि चूज फ्रॉम द लिस्ट ए सी द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फॉर ईच गैप 1 2 इन द नेक्स्ट इन द टेक्स्ट देयर इज वन एक्स्ट्रा सेंटेंस दैट यू डू नॉट नीड टू यूज। भाई एक एक्स्ट्रा सेंटेंस भी दिया है, उसको यूज नहीं करना, ये तीन में से कोई दो को ही फिल करना है। तो चलिए करते हैं कि इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों की बात है, वी हैव सीन द प्राइम मिनिस्टर मीट द ग्रीट स्कूल चिल्ड्रन, कि हमने देखा कि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर जी है वो क्या कर रहे हैं, वो स्कूल के बच्चों से मिलते हैं, कब, आफ्टर डिलीवरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच, यानी स्वतंत्रता दिवस की जो अपनी स्पीच देते हैं उसके बाद वो अपने कुछ बच्चों से, स्कूल के बच्चों से भी मुलाकात करते हैं। अब यहाँ पर एक सेंटेंस मिसिंग है, इसके बाद कह रहे कि इन द वेरी ईयर, परंतु अभी हाल ही की बात है, इसी वर्ष की बात है, दैट द पेंडेमिक, यानी अभी पेंडेमिक मतलब यानी महामारी चल रही है, हैज रिसाइंडेड, कह रहे हैं कि इसकी वजह से उन्होंने रिसाइंडेड कर दिया, मतलब मिलना उन्होंने मना कर दिया, रद्द कर दिया। रिसाइंडेड का मतलब होता है कैंसिल करना। ओके, देयर इन्विटेशन टू द फोर्ट, मतलब अपने जो इन्विटेशन है वो फोर्ट पर, लाल किले पर, चिल्ड्रन हैव टू बी हियर्ड मोर देन एवर बिफोर, मतलब जो बच्चे हैं वो जो फोर्ट पर है, चिल्ड्रन हैव टू बी हियर्ड, मतलब जमा हुए वहां पर पहले से भी ज्यादा, मोर देन एवर बिफोर, जिससे इससे पहले आए थे उनसे ज्यादा बच्चे जमा हुए, लेकिन उन्होंने मिलने से साफ मना कर दिया। बिफोर यहाँ पर फिर कुछ मिसिंग है, इंडिया इज लुकिंग एट द जनरेशनल कैटास्ट्रोफे। अब देखिए कैटास्ट्रोफे का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, सॉरी तबाही वगैरह या बर्बादी, और जनरेशनल मतलब जो चल रहा है उसको हम बोलेंगे कि जो चलन में जो तबाही अभी जो चल रही है उसको देखते हुए, इंडिया इज लुकिंग एट द जनरेशनल कैटास्ट्रोफी, यानी तबाही को देखते हुए उन्होंने मना कर दिया। अब देखिए कह रहा है कि दिस ईयर हाउ एवर द इंटरेक्शन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड स्कूल चिल्ड्रन कुड नॉट हैपन, कि वो नहीं हो पाया, है ना, कैसे भी करके वो नहीं हो पाया। दिस ईयर आल्सो द पीएम इग्नोर्ड ऑल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स टू मीट द यूथ, कि उन्होंने क्या किया कि इग्नोर कर दिया सारे सेफ्टी रूल्स को, नहीं ना, सेफ्टी रूल्स को तो फॉलो किया, भाई मास्क लगा के आए, दूरी मेंटेन की गई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। उसके बाद में उन्होंने बच्चों से मिलने से भी मना कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक रीजन, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो इसमें आएगा नहीं। अब ऑप्शन हमारे पास पक्का है कि ये दो में से ही आएंगे। देखिए लास्ट वाला क्या कह रहा है कि द ईयर हैज बीन द ईयर हैज सीन देयर सफरिंग रेंजिंग फ्रॉम क्लाइंबिंग एंजाइटी लेवल टू बी हार्ट ब्रेकिंग एकेडमिक सेटबैक। एकेडमिक सेटबैक जो है, सेटबैक मतलब वो पीछे हटकर आ जाना, जो हमारी जो स्कूली जो पढ़ाई है उसमें थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग एकेडमिक सेटबैक्स हुआ है ना, तो उसको देखते हुए अब देखिए, अब सबसे पहले कह रहा है, इस बात को अच्छे से समझिएगा बेटा, क्या कि दिस ईयर हाउएवर, चाहे जो भी हो जाए, द इंटेंशन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड स्कूल चिल्ड्रन कुड नॉट हैपन, यानी कि उनका इंटरेक्शन, उनके बीच का जो मेल है वो हो ही नहीं पाया, किनके बीच का, स्कूल और
स्कूली बच्चे यानी स्टूडेंट्स लोगों का और प्राइम मिनिस्टर का। अगर ये मेल नहीं हो पाया तो यहाँ पर सेट हो रहा है, वही तो कह रहा है ना कि स्कूल चिल्ड्रन आफ्टर डिलीवरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच प्राइम मिनिस्टर मेड द मीट एंड ग्रीट स्कूल चिल्ड्रन, पर वो इस बार नहीं मिल पाए, तो ये सेंटेंस यहाँ पर आ गया। तो पहले में क्या आ गया भाई, हमारा ए ऑप्शन तो आ गया यहाँ पर। अब ये आ गया तो सी, अब जो बच गया वो यहाँ पर आएगा, बात ही खत्म हो गई, है ना। तो जो ऑप्शन ऐसा होगा, पहले ए आएगा और फिर सी आएगा, है ना। ए और सी वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ए और सी वाला ऑप्शन कौन सा, उसको देखते जरा, पहले इसको कैंसिल कर देते। ये आ गया लास्ट वाला डी। ये क्या हो गया हमारा, ए पहले में ए आ जाएगा, दूसरे में सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है भाई, यू आर गोइंग टू रीड अ टेक्स्ट अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ। Some sentences are missing from the text. Choose from the list A and C the most appropriate sentence for each gap 1 and 2 in the text. There is one extra sentence that you do not need to use. उसकी जरूरत नहीं। अब देखिए क्या रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज यूजुअली पेनफुल। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैसा होता है, वो दर्दनाक होता है। नो पेन नो गेन्स। जब तक आप दर्द को नहीं सहन करेंगे तब तक आप कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज यूजुअली पेनफुल। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है भाई, वो कुल मिला के दर्दनाक होता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस लगती है, एक विधि लगती है। ए मीन्स एक साधन लगता है, टू फाइंड एन एंड, इसको अंत तक पहुंचाने के लिए, एक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए इसमें एक विधि से होकर गुजरना पड़ता है। आप इसमें लापरवाही का काम नहीं कर सकते। ओके, अब यहां का पार्ट मिसिंग है। फिर कह रहा है कि इन पेन, यानी दर्द की बात हो रही है, यानी इसके पहले दर्द ही आना चाहिए, ताकि हम कह रहे हैं कि इन पेन इज आवर ट्रू इनलाइटमेंट एज आवर क्यूरिशियल लेसन्स आर लर्न हियर। मतलब जब दर्द होता है ना, तो इस दर्द में ही हमारी सही रोशनी प्राप्त होती है, सही ज्ञान, इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान प्राप्त होता है। एज आवर क्रूशियल लेसन, जो कि हमारा महत्वपूर्ण, क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण लेसन, वहां पर सबक होता है, आर लर्न देयर, और वहां पर वो सीखा जाता है, वहां पर वो सीखा जाता है। फिर कह रहा है कि यहां पर फिर एक सेंटेंस आएगा कि फॉर ह्यूमंस, मनुष्यों के लिए अगर बात करें तो इवोल्यूशन इज पेनफुल, पेनफुली सो स्लो एज इट टेक्स द लॉन्गेस्ट टू लर्न। यानी धीरे धीरे होता है दर्द, जो है वो धीरे धीरे करके वो बड़े बड़े रूप में लंबे समय तक चलता है, तब इवोल्यूशन आता है ना, तब मूल्यांकन मनुष्य का हो सकता है, तब कोई बात उसमें आ सकती है मनुष्य में, है ना। तो कह रहे हैं कि इस बात को याद रखिएगा, यहां पर पेन की बात हो रही है। अब 3 सेंटेंस की बात करते हैं कि अटेनमेंट ऑन द अदर हैंड इज हैप्पीनेस बिकॉज यू गेन व्हाट यू वांटेड। भाई खुशी की बात तो तब है जब आपको जो चाह रहे हो वो मिल जाए। खुशी की बात तो तब है जो आप चाह रहे हो मिल जाए। यहाँ खुशी की बात हो ही नहीं रही, यहाँ बात हो रही पेन की। मतलब ये सेंटेंस तो हमारा आएगा नहीं। चलिए भाई, हमें एक तो मिल गया कि ये तो आएगा नहीं। अब जिसमें ए है वो ऑप्शन को हटा दो, ये बी ऑप्शन नहीं आएगा और ये डी ऑप्शन नहीं आएगा। ये अब ये जो 2 बचे हैं, इन 2 में से ही कोई आएगा। अगर एक को ढूंढ लो तो बाकी मिल जाएगा। यहाँ बोल रहा है इन पेन, यानी पेन में, मतलब इसके पहले पेन की बात होना चाहिए। विदाउट प्रोसेस, यहाँ प्रोसेस की बात देखिए, इसके पहले भी हमने यहाँ प्रोसेस की बात की है। प्रोसेस मीन्स और एंड तक पहुंचने के लिए हमें प्रोसेस और साधन की जरूरत, और बिना प्रोसेस के हो नहीं सकता। यहीं से प्रोसेस की तो बात करेंगे। तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग without process, sorry, without process, however there is no achievement, so there is no gain without pain, no gain no pain, है ना। यानी जब तक के पेन नहीं होगा तब तक कोई गेन नहीं होगा। नो गेन विदाउट पेन, ये वाला सेंटेंस हमारा कहां पर आएगा बेटा, ये बी वाला सेंटेंस आ जाएगा पहले में। अब बी वाला पहले में आ गया तो आपको सी वाला लास्ट में आ गया। सबसे पहले क्या करो, एलिमिनेट करो। जो नहीं आ सकता है उसको पहले चयन कर लो, और जो आ सकते फिर उनमें से हम फिर से चयन कर लेते। किसी एक को कर लो तो दूसरा तो अपने आप मिल जाएगा हमें। तो सीधी सी बात है। अब हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पर 2 ऑप्शन में से सबसे पहले क्या आएगा, बी। जो सबसे पहले बी है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये हमारा जो है ऑप्शन ए, ये हमारे लिए सही हो गया। बोलिए समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको भी ध्यान समझिए। इससे पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, जैसे हमने किया था माय मदर वाला क्वेश्चन किया था हमने, है ना। तो उसमें कि इस सेंटेंस के लिए हमें एक अप्रोप्रिएट सेंटेंस बनाना है, चूज करना है। द फॉलोइंग सेंटेंस कैन बी रिवाइज्ड इनटू वन बेटर सेंटेंस, चूज द सेंटेंस दैट इज द बेस्ट रिवीजन। भाई सबसे बढ़िया इसके लिए कौन सा सेंटेंस होगा। कह रहेगा मार्क ट्वाइन इज द ऑथर ऑफ हकबेरी फिन। हकबेरी फिन इज अ क्लासिक अमेरिकन नॉवेल। ये हकबेरी फिन जो एक बुक है वो क्लासिकल नॉवेल है ना। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, मार्क ट्वाइन। इसमें ना तो कंपैरिजन हो रहा ना कुछ हो रहा, पर डायरेक्ट बताया जा रहा है कि ये लेखक है, ये उसकी किताब, और ये वाली जो किताब है वो अमेरिकन नॉवेल है, और वो भी कैसी नॉवेल है भाई, क्लासिक, है ना। अब देखिए पहले अपन नीचे से चलते कि हकबेरी फिन इज अ क्लासिकल अमेरिकन नॉवेल फॉर विच, जिसके लिए मार्क ट्वाइन इज एन ऑथर।
कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा है। फॉर विच मार्क ट्वेन इज द ऑथर, ऐसा ये क्या बात हुई है ना, उसमें अलग चीजें आ गई, तो ये अलग से कुछ दूसरी जानकारियां देने लगी, मतलब ये सेंटेंस हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। मार्क ट्वेन इज एन ऑथर ऑफ हकबेरी फिन एंड इट इज अ क्लासिक अमेरिकन नॉवेल। भाई ये अलग से बता रहा है कि नोबेल को अलग बता दिया कि अलग से है, ये भी उतना विशेष नहीं लग रहा हमको। मार्क ट्वेन इज द मार्क वेन इज द ऑथर ऑफ हकबेरी फिन विच इज अ क्लासिकल अमेरिकन नॉवेल। ये बीच लग गया, बीच में इसने क्या किया, फिर यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज बनाने की कोशिश की, इस सेंटेंस को हमारे और कठिन और जटिल बनाने की कोशिश कर दी, यहाँ पर उसने एडजेक्टिव क्लॉज डाल दिया। देखिए ये वाला सेंटेंस क्या कर रहा है कि मार्क वेन इज द ऑथर ऑफ द क्लासिक अमेरिकन नॉवेल हकबेरी फिन। देखिए बुक जो है, बुक के नाम के पास पहले हमेशा द लगता है, एक तो द लग गया, या सीधा सीधा बता दिया कि ये ऑथर है इस किताब का, और ये किताब के बारे में भी डायरेक्ट दे दिया कि अमेरिकन नॉवेल है क्लासिक अमेरिकन नॉवेल है, डायरेक्ट बता दिया। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट बन रहा है, तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन, इसका एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए भाई, आज हम देख रहे हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर क्लास टुडेज क्लास। आज का जो है वो सबसे आखिरी क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉर द 4 सेंटेंस की 4 सेंटेंस, वही वाला सेंटेंस क्वेश्चन है हमारे पास, S1 S2 S3 4 वाला, S1 to S4 तक दिया गया है, पैराग्राफ लो नीचे दिया गया है, सेंटेंस S1 और S4 आर गिवन है, जो सेंटेंस S1 S4 है वो दिया गया है, फ्रॉम द ऑप्शन P Q R चूज द अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस फॉर S2 एंड S3 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि इन 3 ऑप्शन में से अपने अपने को यहाँ पर S2 और S3 में यहाँ पर फिल करना है। देखिए क्या कह रहा है कि मीटिंग रूम्स आर ऑफन विजिटेड बाय एम्प्लॉइज। ये मीटिंग रूम्स होते हैं ना, उसमें अधिकतर कौन आते हैं, ये एम्प्लॉइज लोग आ जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं, एंड अदर विजिटर्स, और कुछ दूसरे विजिटर्स भी आ जाते हैं, हु एक्सचेंज हैंडशेक्स, और जो आपस में हाथ मिलाते रहते हैं, एंड यूज द इक्विपमेंट, या फिर एक दूसरे को चीजें भी देते रहते हैं देयर उसके अंदर। फिर कह रहा है दिस विल हेल्प सेफ गार्ड देयर हैंड्स अगेंस्ट जर्म्स देयर बाय स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ इलनेस। और कह रहा है कि ये उनके लिए सुरक्षात्मक रहेगा, उनके हाथों के लिए जर्म से बचने के लिए, देयर बाय मतलब वहां पर स्टॉपिंग द स्प्रेड, और वहां पर क्या करने के लिए, फैलाने से रोकने के लिए, बीमारी को रोकने से बचाव करने के लिए अच्छा रहेगा। अब इसके लिए 3 ऑप्शन क्या दिया है, पहला दिया कि सो ए हैंड सैनिटाइजिंग स्टेशन में बी प्लेस्ड नियर द डोर एट द टेबल एंड द विजिटर्स शुड बी एनकरेज टू यूज इट। देखिए कि दरवाजे पे क्या किया, सैनिटाइजर का जो है वो रख दिया गया है, और इन विजिटर्स को एनकरेज किया जा रहा है कि इनका यूज करो भाई, है ना। दिस कॉजेज ट्रांसफर ऑफ जर्म, ये कारण बन सकता है जर्म्स फैलाने का। मोस्ट हैंड सैनिटाइजर्स कंटेन ईदर इथिल एल्कोहल और आइसोप्रिल एल्कोहल, मतलब उसमें जो सैनिटाइजर है उसमें ये दोनों पाए जाते हैं, एल्कोहल पाए जाते हैं भाई। अब बात को समझिए, ये लोग मिल रहे हैं, तो ये मिलने से क्या होगा, देखिए हमने कहा मीटिंग रूम्स आर ऑफन विजिटेड बाय एम्प्लॉइज क्लाइंट्स एंड अदर विजिटर्स, मतलब दूसरे लोग आकर वहां पर लोग मिल रहे हैं, लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, और अभी कोरोना महामारी के दौरान बोला जा रहा है कि हाथ नहीं मिलाना, और ये हाथ मिला रहे हैं, तो क्या होगा, ये कारण बनेगा ना, ये वाला जो एक्शन इनके द्वारा किया जा रहा है ये कारण बनने वाला है। और क्या कारण बनने वाला है आपको, उस बीमारी को बढ़ाने का। तो कह रहे हैं कि दिस कॉसेस ट्रांसफर ऑफ जर्म्स, ये एक कारण बन सकता है, हाथ मिलाना जो है एक कारण बन सकता है जर्म्स को फैलाने का। ओके, तो ये जो क्यू है, क्यू जो है ये सबसे पहले आ गया हमारा कहां पर, S2 में। अब S3 के लिए देखिए, S3 के लिए सिंपल सी बात है, अब इससे बचने के लिए क्या किया, यहाँ पे नीचे वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, ये नीचे वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, दिस विल हेल्प, ये हेल्प करेगा, क्या हेल्प करेगा, तो क्या ये लास्ट वाला सेंटेंस देखो, ये हेल्प कर रहा है, द मोस्ट सैनिटाइजर्स कंटेन या तो इधर एथिल एल्कोहल और आइसोप्रोपिल एल्कोहल, यहाँ तो उसमें एल्कोहल पाए जाते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हेल्प करेगा, इसमें तो हेल्प जैसी कोई बात नहीं दिख रही। लग रहा है कि ए हैंड सैनिटाइजिंग स्टेशन में भी प्लेस्ड, अगर रख दिया जाए तो ये हेल्प कर सकता है, नियर द डोर एट द टेबल एंड द विजिटर्स शुड बी इनकरेज टू यूज इट, उनको इनकरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लास्ट में फिर यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, एक नेक्स्ट जो है वो पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा P, यानी पहले आ गया Q फिर आ गया P, जिसमें Q और P आ गया है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये वाला हमारा आंसर हो गया। ये आंसर हमें पहले P को देखने की भी जरूरत नहीं थी, जैसे हमें Q मिला ना तो हमें Q वाला ऑप्शन मिल गया था, यहाँ पर ये हमारा सही हो जाता। तो बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। तो बेटा ये हुए हमारे 25 क्वेश्चंस आज के, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस पे आपको मेहनत करना चाहिए। इन क्वेश्चंस को पढ़ने से, आपको बार बार करने से, रिवीजन करने से आपके अंदर वो एबिलिटी आएगी कि आप चीज़ों को पकड़कर बहुत आसानी से पहचानने लगेंगे, एरर कहाँ है, कौन सी चीज़ कहाँ आती है। पहला जंबल तो बेटा प्रैक्टिस, इट नीड्स प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, ये आपकी प्रैक्टिस चाहती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप उसमें महारत हासिल करते चले जाएंगे। सो कैसी लगी आज की क्लास,
कमेंट्स कीजिएगा। अगली क्लास फिर और क्वेश्चन से लेकर आते हैं, और आई होप आपको क्लास तो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको जानकारियाँ भी इसमें बहुत अच्छी मिली होगी। और इसी तरह हम नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, और टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।